कई दफा ऊपर वाला हमें चीजों से महरूम रखता है, कुछ चीजें जो हमें हासिल ही नहीं होती क्योंकि हमसे ज्यादा वो हमारी फितरत से वाकिफ है। बहुत ही साधारण सी ये कहानी, लेकिन जो हमें ये बात कह जाती है वो समझने वाली है। और जिस तरह से इस कहानी ने बताई है, लाजवाब। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। 2015 की द विलो ट्री, डायरेक्टर माजिद माजिदी, IMDb रेटिंग 7.3। यूसुफ यही कोई 45 साल का होगा, वो देख नहीं सकता। उसकी 7 साल की बेटी मरियम है जिसके साथ वो अभी खेल रहा है। मरियम उससे ढेर सारी बातें कर रही है, मगर यूसुफ का ध्यान कहीं और है। उसके अंदर एक द्वंद चल रहा है। घर पे उसकी बीवी रोया यूसुफ की यूनिवर्सिटी के पेपर्स ब्रेल लिपि वाले टाइपराइटर में कैसेट में रिकॉर्ड किए गए लेक्चर को टाइप कर रही है। ऐसा लगता है कि रोया के एक नहीं 2 बच्चे हैं, एक मरियम और दूसरा यूसुफ। वो एक अच्छी माँ और बीवी होने के सारे फर्ज बखूबी निभा रही है। कुछ दिनों से डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाए जा रहे हैं। दरअसल यूसुफ के आई टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। आज यूसुफ बहुत घबराया हुआ है। लेक्चर में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा। रोया उसे यूनिवर्सिटी लेने आई है। शुरुआती टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट लेकर कल उसे फ्रांस के लिए निकलना है। अब रात में वो एक खत लिखता है, जिंदगी के नाम। वो अपनी जिंदगी से कह रहा है कि कहीं वो उसे भूल तो नहीं गई। मैं यूसुफ हूँ, वही जिसे तुमने दुनिया की हर खूबसूरती से महरूम रखा, लेकिन मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। मेरी जन्नत मेरा घर और परिवार ही रहा है। कल मैं इस घर से जा तो रहा हूँ, पर क्या मुझे वापस मेरे परिवार के पास आने का मौका मिलेगा, या मैं हार कर घुटने टेक दूंगा। है जिंदगी, क्या लिखा है तूने मेरे नसीब में, रहम कर मुझ पर। और फिर उसने उस खत को एक पवित्र किताब के बीच रख दिया, जैसे चाहता हो कि खुदा तक उसकी ये गुजारिश पहुंचे। अगले दिन एयरपोर्ट से रवाना होते हुए सभी यूसुफ को दुआ देने आए। माँ ने हिफाजत के लिए उसे तावीज़ दी और रोया ने कुछ फूल उसके कोट की जेब में भर दिए। इसकी महक उसे घर की याद दिलाएगी। उसके दोस्त मोहम्मद ने पेरिस में उसके रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तेहरान से पेरिस तक का सफर पूरा कर जब वो पहुंचा तो मिस्टर किशानी बाहर उसका इंतजार करता हुआ मिला। उसका अस्पताल के नजदीकी किसी गेस्ट हाउस में ठहरने का बंदोबस्त किया है। उसने यूसुफ को कमरे तक छोड़ा। अगले दिन से उसका इलाज शुरू होगा। इधर डॉक्टर बता रहे हैं कि यूसुफ की दाईं आंख में कैंसर पाया गया है। ये जानलेवा साबित हो सकता है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कुछ और टेस्ट पूरे होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। अब कमरे में अकेले यूसुफ कैसेट में मरियम की कविता सुन रहा है और पास टेबल पे एक ग्लास पानी में रोया के दिए फूल रखे हैं। ऐसे वक्त में वो ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार को पास रखना चाहता है, पर कविता सुनते हुए कैसेट की रील फंस गई। शाम के वक्त यूसुफ बाहर बैठकर उसी टेप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी मुर्तज़ा नाम का एक आदमी उसके पास आया। उसने उसे रिसेप्शन में देखा था। उसे ये भी मालूम है कि यूसुफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। उसने अपने बारे में बताया कि इस दफा उसके यहाँ तीसरी बार आना हुआ है। आखिरी बार जब मैं युद्ध के मैदान में था, एक बारूद का कण मेरी आंखों में चला गया था। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन खतरनाक है, इसीलिए आंखों की रोशनी खोने को धीरे धीरे मैंने अपनी तकदीर मान लिया। मुर्तज़ा की जेब में हमेशा बादाम अखरोट मिलेंगे क्योंकि वो आंखों के लिए अच्छी होती है ना। उसने मुट्ठी भर बादाम यूसुफ के हाथों में रख के कहा, लाओ मैं इस कैसेट को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों पीछे के रास्तों में टहलने गए। मानो मुर्तज़ा यूसुफ के साथ रहकर महसूस करना चाहता है कि बिना आंखों की जिंदगी कैसे होती है। अब कुछ दिनों में यूसुफ का ऑपरेशन भी सफल रहा और एक नई बात नजर आई। यूसुफ की आंखें रोशनी के पार होने पर प्रतिक्रिया कर रही है, यानी ये मुमकिन है कि एक और ऑपरेशन से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। वो फिर से देख सकेगा क्योंकि यूसुफ जन्मजात दृष्टिहीन नहीं है। 8 साल की उम्र में पटाखों के हादसे की वजह से वो अंधा हो गया था। लग रहा है यूसुफ की लिखी दुआएं कबूल हो रही है। वो खुश तो बहुत है, मगर उसके अंदर एक डर है। डर इस बात का नहीं कि वो देख नहीं सका तो, बल्कि इस बात का है अगर देख पाया तो वो मंजर क्या होगा। 38 साल बाद की ये दुनिया कैसे नजर आएगी। वो क्या क्या देखेगा, क्या उसकी कल्पना से मेल खाएगी ये दुनिया। उस शाम मुर्तज़ा
वापस जाने से पहले यूसुफ से मिलने आया और इस खुशखबरी के लिए उसे बधाई दी। जल्द ऑपरेशन भी सफल रहा। अब घड़ी है इंतजार की। एक एक कर दिन काटना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आज 97वें दिन है। आज की रात तो जैसे बहुत भारी पड़ने वाली है। घड़ी की टिक टिक की आवाज से मानो पूरा कमरा गूंज रहा हो। मगर किससे कहे वो ये सारी बातें? बेचैन होकर यूसुफ लिखने बैठा। क्या मैं कल देख पाऊंगा या? इतना लिखकर वो रुक गया। आज इतने दिनों के इंतजार का बांध टूट रहा है। कल तक का इंतजार उससे नहीं होगा। उसकी हालत उस चींटी की तरह हो गई जो खुद से ज्यादा वजन लेकर चल रही हो, और उसने आखिर में पट्टी खोल दी। कमरे से बाहर नंगे पांव वो पहले धीरे धीरे और फिर तेज कदमों से चलने लगा। साथ ही आंखों का धुंधलापन भी जाता रहा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह चल रहा है, जैसे वो अभी अभी किसी और दुनिया से इस दुनिया में आया हो, और एकाएक सामने खुद को शीशे में खड़ा देखने लगा। वो इस चेहरे को नहीं पहचानता। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? तभी 2 नर्स आकर उसे अंदर ले गई। अब जल्द ही वो तेहरान लौट आया। उसके आने की खुशी में सभी परिवार के लोग, दोस्त और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फूल बरसाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, मानो वो एक जंग जीत कर आया हो। वाकई उसके लिए तो ये जंग जीत कर नई जिंदगी पाना जैसा है। इतने सारे नए चेहरे, क्या मैं इन सबको जानता हूँ? अम्मी कैसी दिखती होगी? बूढ़ी हो गई होगी ना? और मेरी प्यारी मरियम, वो कहाँ है? तभी उसने अम्मी की दी तावीज निकाली। उसी भीड़ में उसे एक चेहरा, होठों पे मुस्कान और आंखों में नमी लिए दिखा, और वो अपनी अम्मी को पहचान गया। फिर वो हर खूबसूरत चेहरों में अपनी रोया को ढूंढने लगा। कौन है इनमें से मेरी रोया? अम्मी ने रोया की तरफ इशारा किया। उसे देखकर यूसुफ के चेहरे की हंसी गायब हो गई, क्योंकि रोया का चेहरा उन खूबसूरत चेहरों में शुमार नहीं है। क्या ये मेरी बीवी है? आंखें वाकई में खूबसूरती पहचानती है, लेकिन दिल इंसान पहचानता है, और कई दफा इंसान दिल से ज्यादा साफ देख पाता है। आज महमूद के घर पे यूसुफ के आने की खुशी में दावत रखी गई है। रोया रास्ते भर यूसुफ के बगल में ही बैठी है, लेकिन यूसुफ ने उससे बात तक नहीं की। रोया को लगा इतनी सारी चीजें हो रही है उसके इर्द गिर्द, शायद वो उसी में डूबा हुआ है। आगे की सीट पे महमूद गाड़ी चला रहा है और परी बैठी है। परी महमूद की बीवी पुरान की बहन है। वो यहाँ रहकर पढ़ाई पूरी कर रही है। दावत में परी उन सबकी तस्वीरें खींच रही है। दावत खत्म होते होते रात हो गई। रोया यूसुफ और मरियम को लेकर अपने घर वापस जा रही है। घर आने से कुछ 200 गज दूर उतरकर यूसुफ पैदल चल रहा है, और पीछे पीछे रोया गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से उसके रास्ते में उजाला कर रही है। चलते हुए यूसुफ ने अपने घर का दरवाजा पहचान लिया। पूरा घर मानो शोर कर रहा है। ये उसकी यहाँ गुजरी यादों का शोर है। घर की दरारों दीवारों को छूकर वो महसूस कर रहा है, यही तो है जिसे वो अपनी जन्नत कहता है। फिर वो अपनी टाइपराइटर के सामने बैठ गया। अब अकेले कमरे में सिर्फ रोया उसके सामने बैठी है। रोया को लग रहा है कि अब फुर्सत पाकर यूसुफ कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, पर यूसुफ ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो बस अब सोना चाहता है। रोया अब आईने में अपनी सूरत निहार रही है। कपड़े बदल कर बाहर आई तो यूसुफ सोफे पर ही सो गया है। रोया उसे बैठकर फुर्सत में निहारती रही। मौसम बदलने के साथ वक्त भी गुजरने लगा, लेकिन ये वक्त भी उनके दरमियान की दूरी खत्म नहीं कर पा रहा। एक दिन यूसुफ की अम्मी ने घर के पड़ोसियों के लिए दावत रखी। वहाँ महमूद की बीवी पुरान आई है अपनी बहन परी का थीसिस लेकर। वो चाहती है कि यूसुफ उन्हें पढ़कर अपनी राय दे। यूसुफ को परी याद है। उसकी नजर जो उसके खूबसूरत चेहरे पर रुकी थी वो भुला नहीं पाया है। अब कुछ दिनों में परी यूसुफ के घर आई उस दिन की खींची तस्वीरें देने, पर ज्यादा देर नहीं रुकी। यूसुफ उसकी आवाज सुन पर्दे की आड़ से उसे देखने की कोशिश करने लगा। रात में उन सारी तस्वीरों को देखते हुए उसकी नजर एक तस्वीर पर आकर रुक गई। परी और उसके साथ में ली गई एक तस्वीर। वो सामने बैठी रोया को देखकर बराबरी करने लगा। कुछ दिनों बाद कहीं से घर लौटते वक्त ट्रेन में यूसुफ ने एक लड़के को किसी का पॉकेट मारते हुए देखा। उस लड़के ने भी यूसुफ को उसे चोरी करते हुए देखा, पर वो फिर भी नहीं रुका और ना ही यूसुफ ने उसे रोकने की कोशिश की। हम जिन चीजों का आश्रय देते हैं
कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और महीने बीत चुके हैं। यूसुफ ने यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया है। रोया ने पूछा, यूनिवर्सिटी से फोन आया था, पूछ रहे हैं कि क्या तुम अगले सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ाओगे। यूसुफ ने कोई रुचि नहीं दिखाई। एक दो दफा बात दोहराने पे वो चिढ़ गया, बोला, मैं अब कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने नहीं जाऊंगा। तो फिर रोया ने उसे अपने नेत्रहीन बच्चों के स्कूल आकर पढ़ाने को कहा। यूसुफ ने उस पे भी कोई रुचि नहीं दिखाई और चुपचाप अंदर चला गया। पर अगले दिन वो रोया के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। स्कूल पहुंचकर गाड़ी से उतरते ही वो एक नेत्रहीन बच्चे को गौर से देख रहा है। अरे, ये तो मेरे जैसा लगता है। अंदर चल रही क्लास में अपने जैसे बच्चों और टीचर को देखकर उसका मन अंदर से घबराने लगा, क्योंकि अब वो उनके जैसा नहीं रहा। वो माहौल उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो भाग खड़ा हुआ। अब एक दिन रोया मरियम के साथ बाहर मशरूफ है। अंदर फोन की घंटी बजी। एक मैसेज छोड़ा गया है परी की तरफ से। वो रोया से पूछ रही है कि यूसुफ ने उसकी दी थीसिस पढ़ ली है। वो उन पर यूसुफ की राय जानने को बेताब है। क्योंकि कभी उसकी यूसुफ से बात नहीं हुई, उसे उसके सामने झिझक सी होती है। लेकिन जिस दिन ये तकल्लुफ कम हो जाएगी, वो जरूर यूसुफ के साथ बैठकर उससे बात करना चाहेगी। यूसुफ खिड़की से बाहर काम करती रोया को देख रहा है और बार बार उस मैसेज को सुन रहा है। वो ये महसूस करना चाहता है कि परी भी उसे पसंद करती है। उस दिन के बाद से वो परी की थीसिस पढ़ने में अपना पूरा वक्त देने लगा। दिन से लेकर रात तक उसी में डूबा रहता। रोया उसे अक्सर देखती है। ये यूसुफ अब वो नहीं रहा, पर फिर भी वो उसे और खुद को वक्त दे रही है। फिर एक दिन उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए कि क्यों यूसुफ उससे कटा कटा सा रहता है। उसके टेबल में परी के साथ एक तस्वीर है। इतनी तस्वीरों में केवल वही एक तस्वीर उसने अपने पास रखी है। अब अगले कुछ दिनों से यूसुफ देर रात तक घर से बाहर रहता, यूं ही अकेले रास्ते पे चलता रहता। वो किसी उधेर बुन में है। परी के साथ दिखी तस्वीर के बावजूद रोया की उसकी फिक्र करने की आदत गई नहीं। वो भी देर रात तक उसका इंतजार करती। एक दिन यूसुफ ने उसे सुना दिया, बीवी हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। यूसुफ की बात करने का लहजा, उसका रवैया रोया को अंदर तक झंझोर गया। अगले दिन सूट बूट पहने तैयार होकर यूसुफ परी के कॉलेज की तरफ निकला। उसकी फाइल में थीसिस के पेपर्स और साथ एक गुलाब का फूल है। बाहर खड़े होकर वो उसकी क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगा। पर जब वो बाहर निकली, उसके साथ कोई लड़का है। ये देखकर यूसुफ के कदम वहीं रुक गए। उसके जाने के बाद वो बीच सड़क पर मायूस होकर चलने लगा, इस बात से बेखबर कि रोया उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। इतना सब होने के बाद और कुछ समझना समझाना बाकी नहीं रहा और रोया ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे गाड़ी के शीशे में वो दूर होता दिख रहा है, ऐसे ही रोया की जिंदगी से भी यूसुफ दूर होता चला गया। घर आकर रोया ने अपना और मरियम का सामान बांधा। अपने मायके निकलने से पहले वो यूसुफ की माँ से आखिरी बार मिलने गई, पूछने पे कि क्या कोई बात हो गई है। रोया का दिल भर आया। माँ को समझते देर न लगी कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं है। रात को यूसुफ को घर पे सिर्फ माँ मिली। रोया और मरियम को वहां न देख उसने उनके बारे में पूछा, क्या तुम्हें वाकई में कोई फर्क पड़ता है? माँ बोली। यूसुफ हकबका गया। तभी उसकी नजर परी की तस्वीर पर पड़ी और उसे किसी बहाने से उसे अपने कोट से ढक दिया। माँ के पूछने पे कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है, यूसुफ बोला, मैं जो अब तक जी रहा था तुम उसे जिंदगी जीना कहती हो। मैंने अपनी जिंदगी के कितने बेहतरीन साल इसी भ्रम में गवा दिए। इन किताबों को, इस शादी को तुम जिंदगी कहती हो। ये सारी चीजें मुझ पर थोपी गई है। मुझे बेचारा बनाकर रखा गया है। मैं बेवकूफ था जो 4 पेड़ से घिरे इस घर को जन्नत समझता रहा, मगर अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और ना जाने क्या क्या बकता चला गया। जब होश आया तो माँ वहां नहीं है, वो दरवाजे तक जा चुकी है। यूसुफ को देखकर उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन उसे खबर लगी कि माँ अस्पताल में भर्ती है। उन्हें यूसुफ की बातों से बड़ा धक्का लगा है। यहाँ महमूद भी यूसुफ को समझा रहा है, मगर उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही। घर आकर उसने अपनी सारी किताबें, कैसेट्स, टाइपराइटर उठाकर बाहर फेंक दिया, जैसे उसकी इन चीजों से दम घुटता हो। सभी चीजों के साथ वो किताब भी उसने फेंक दी
जिसमें उसका लिखा वो खत है जो जाकर हौज की पानी में गिरी। फिर यूसुफ ने उन सब में आग लगा दी और देर तक वहीं खड़ा रहा। कुछ चिट्ठियां उसके नाम से आई थी, वो जलानी रह गई, जिसमें से एक चिट्ठी मुर्तजा की है। वो यूसुफ से पूछना चाहता है कि आंखें मिलने के बाद वो कितना ज्यादा देख सकता है, क्या उसके देखने को लेकर डर खत्म हो गया है। मुर्तजा जब से कम देखने लगा है, वो अपने अंदर की दुनिया की तरफ मुड़ने लगा है, जो कि बहुत खूबसूरत है। उसने साथ में ऑपरेशन से पहले की ली एक तस्वीर भी भेजी है, जिसमें यूसुफ हंस रहा है। तब उसने लालच, ईर्ष्या, घमंड जैसी चीजें नहीं देखी थी, और इसी के साथ अचानक से उसकी आंखों की रोशनी एकदम से चली गई, मानो किसी ने बत्ती बुझा दी हो। एक बार रोशनी देख लेने के बाद अंधेरा ज्यादा महसूस होता है। महमूद उसे अस्पताल ले आया, मगर यूसुफ डॉक्टर की बातों से संतुष्ट नहीं, उसे वहां नहीं रहना। रास्ते में महमूद बोला, तुम चिंता मत करो, विदेशों में एक से एक डॉक्टर दिखाएंगे, मगर फिलहाल रोया और मरियम को ले आते हैं। मियाँ बीवी में नोकझोंक तो होती रहती है। यूसुफ पागल हो गया। वो किस मुंह से रोया के सामने जाएगा। वो बीच सड़क पे गाड़ी से उतर गया। महमूद ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और अपने अंदर की आग में वो बस चलता चला गया। रास्ते में कितनी ठोकरें लगी, गंदे नालों में गिरा, लोगों की भीड़ में भी अकेला है। जहां तक जा सका वो चलता रहा। जब बारिश में भीगकर वो गिर पड़ा और आगे कोई रास्ता नहीं बचा, वो जोर जोर से रोने लगा और ना जाने कब वहीं जमीन पर ही सो गया। सुबह उठा तो खुद को घर के बागीचे में पाया। धीरे धीरे से जब वो आंगन के पानी के हौज में उतरा, उसे वही डूबी हुई किताब मिली। पानी की ढाल ने उसे जलने से बचा लिया। कांपते हाथों से जब यूसुफ ने वो किताब खोली, उसके पन्नों से वही उसका लिखा खत निकल आया। यूसुफ उसे पढ़ने लगा, जिसमें वो खुदा से अपनी जिंदगी जीने का एक मौका मांग रहा है, लेकिन इससे आगे उसकी पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। इस मौके को गंवाने का भार बिल्कुल उस चींटी की तरह है जो उस खत पर खुद से ज्यादा वजन ढोकर ले जा रही है। और कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।